चलिए, बाजार पर अब एक टेक्निकल नजरिया भी लेते हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आप एक गैप अप के साथ तो खुले, लेकिन वो गैप अप इरोड भी हुए गेंस। लेकिन अब जो ये शॉर्ट कवरिंग और आप 1750 को कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखे हुए, इसका क्या मायने है? राजेश पालविया और कपिल शाह आज हमारे लिए हमारी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे बाजार पर। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। राजेश, अगर बाजार 1750 के कंफर्टेबली ऊपर दिख रहा है और उसके ऊपर इनफैक्ट दिख रहा है, उसके ऊपर क्लोज होने के 17,100 150 की रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, अगर इन्हें ऊपर की तरफ बनाए रखता है तो क्या यहां से लॉन्ग बेट्स लेंगे आप एक बार के लिए? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में एक अच्छा पुल बैक आज के सेशन में मिला और ओपनिंग के बाद से हम देखें तो एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। तो ये एक आज डिफरेंट बिहेवियर मार्केट ने आज डिस्प्ले किया है। अदरवाइज हम देख रहे थे कि मार्केट जब भी गैप अप हो रहे थे या हायर साइड पे ट्रेड हो रहे थे तो वहां पे एक सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे बनते हुए दिखी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन आज का बिहेवियर काफी डिफरेंट है और 16,900 पे जो पुट राइटर बेस था वो एक आज कंफर्मेशन जरूर देते हुए दिख रहा है कि ये बेस, हमें लगता है कि एटलीस्ट फॉर दिस वीकली एक्सपायरी तो ये बेस को होल्ड आउट करते हुए दिखेगा मार्केट। हायर साइड पे जरूर 17,200 की स्ट्राइक पे काफी कॉल राइटर है, वहां पे अभी अनवाइंडिंग का ट्रेड अभी भी प्ले आउट होते हुए नहीं दिख रहा है। वो शॉर्ट्स पोजीशन को क्लोजली वॉच करना होगा कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन वहां से अनवाइंड करते हैं या नहीं करते। अगर मार्केट में निफ्टी में अगर 17,150 के ऊपर अब निकलेगी स्पॉट पे तो जरूर हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगी एंड देन निफ्टी कैन प्रोबेबली स्केल अप टुवर्ड्स 17,250 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निफ्टी स्पॉट पे हम ट्रेल करने की सलाह देंगे वो 17,050 के आसपास के होंगे। अगर ये लेवल वायलेट नहीं होते अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में तो हमें लगता है पॉसिबली ये रैली एक्सटेंड होते हुए 17,250 17,300 की तरफ जाते हुए दिख सकती, जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल रहेगा इस पुल बैक के लिए। 300 को तो हम वॉच आउट कर ही रहे हैं। और राजेश जी, अब बिल्कुल यहाँ पर इंटैक्ट रहना चाहिए नई पोजीशंस और तेजी के आसार, क्योंकि बात करते करते देखिए बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, चाहे सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी और निफ्टी हो। कपिल भी हमारे साथ। कपिल, गुड आफ्टरनून। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में मजबूती है, निफ्टी 50 में से 30 शेयरों में मजबूती, और बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑल 12 स्टॉक सारे निशान के साथ ट्रेड करते हुए कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे और ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए आप अपने। यस, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी एंड मानसी जी। जैसे हम मार्केट को अभी एनालाइज कर रहे हैं तो पिछले 75 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में एक लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने हुए मिला हुआ है और मार्केट जो ऊपर के लेवल से अभी तक में 10% के अराउंड की हमें करेक्शन देखने मिले हुए हैं। तो इस करेक्शन की वजह से मार्केट 16,800 के लेवल पे आ चुका है, जो कि काफी अच्छा टेक्निकल सपोर्ट लेवल है। और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम देखने मिल रहे हैं कि वहां नीचे से हमें एक लार्ज टेल देखने मिल रही है, जो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ एक बाइंग प्रेशर हमें देखने मिल रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से साइड की मोमेंटम हमें देखने मिल रही है। तो कहां ना कहां पे 16,800 जो टेक्निकल लेवल है वहां पे हमें एक रिस्पेक्ट मिलता हुआ देखने मिल रहा है और आज हमें उछाल देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा मानना यह है कि मार्केट में और एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकती है और इमीडिएटली जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 17,300 के यहाँ पे रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का एक साइडवेज टू पॉजिटिव का व्यू बना रहेगा और मार्केट की ब्रॉडर रेंज मुझे आने वाले दिनों के लिए 16,800 टू 17,300 की देखने मिल रही है। तो उसके साथ में हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज को डिस्कस करते हैं तो हमने ऑटो सेक्टर की एक साइक्लिबिलिटी को एनालाइज किया होता, जहां पे एक निचोड़ हमने देखा कि 12 महीनों में से ऑटो सेक्टर्स मार्च महीने में सबसे कमजोर होते हैं और अप्रैल महीने में सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग सेक्टर हमें ऑटो सेक्टर्स में देखने मिलते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारा चुनाव एक ऑटो सेक्टर से रहेगा जो कि बजाज ऑटो है। और बजाज ऑटो को भी हम टेक्निकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि पिछले 10 से 12 सालों में जब भी बजाज ऑटो ने करेक्ट किया हुआ है, 7 बार उसने करेक्शन हमें देखने मिले हुए हैं। 7 में से 6 बार करेक्शन उसके 30 टू 35% के अराउंड हमें देखने मिले हुए हैं और उसके बाद में हमें ऊपर में बाउंस देखने मिला हुआ है। ऑटो सेक्टर अभी एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑन एन एवरेज बेसिस पे मैं देख रहा हूं। तो बजाज ऑटो पे हमारा एक बाय का व्यू रहेगा। 3,900 के स्तर पे हम उसको बाय कर सकते हैं, 3,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 4,100 का टारगेट रहेगा। और इसके साथ में दूसरा जो हम कॉल देख रहे हैं दैट इज जीएसपीएल। जो तर्क हमने ऑटो सेक्टर के लिए लगाया हुआ था वही तर्क जीएसपीएल के भी लगाया हुआ है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स अभी काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है और जीएसपीएल का भी स्टॉक और उसके जो पीयर काउंटर्स है वो वहां पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। तो वहां पे 271 जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे एक बाय का व्यू बनता है। 200 रुपए
260 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 290 के अराउंड का हमारा एक टारगेट देखने मिल सकता है। तो आपके दर्शक मित्रों को ये हिदायत रहेगी कि ये दोनों स्टॉक को जरूर से ट्रैक करें। राइट, ओके, ठीक है कपिल। तो ऑटो पैक से आपको बजाज ऑटो पसंद आता है जिसमें अच्छी खासी मूव बनी हुई है, और दूसरा आपको जीएसपीएल समझ आता है, जी गैस काउंटर्स में अच्छी मूव है। राजेश, लेकिन मैं एक बार आपसे आपकी रिकमेंडेशंस पूछूं उससे पहले मैं आपसे विक्स पर एक्शन भी समझना चाह रही थी, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद विक्स में जब स्पाइक आएगा 17-18 के पास तो आप बुलिश बिट्स ज्यादा देखेंगे, पर अब जो ये बुलिश बिट्स का दौर शुरू हो रहा है, लॉन्ग क्रिएट होने का जो एक साइकिल स्टार्ट होती है अगर दिख रही है, तो इंडिया विक्स नहीं ज्यादा हिला, उस पर क्या व्यू रहेगा? तो देखिए ये अभी हम देख रहे हैं कि 15 के आसपास इंडिया विक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो ये कंफर्ट जोन ही है। देखिए मार्केट में अनसर्टनिटी के चलते विक्स में उछाल जरूर जब देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो मार्केट में इंडिया विक्स एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि एक बुलिश बायस के लिए ये कंफर्ट जोन है। तो हमें लगता है कि अगर इंडिया विक्स यहाँ पे 15-16 की रेंज में भी रहता है तो हमें लगता है कि यहाँ से एक बाइंग कंफर्ट जरूर बनते हुए दिखेगा मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन में दोनों इंडाइसेस और मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स अभी हमने देखा कि ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से एक उछाल जरूर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अभी भी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी स्ट्रक्चर तो वीक ही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड ओपन रखना थोड़ा सा रिस्की होंगे। और इंडिया विक्स हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो रेंज रह सकती है वो 16 से 14 की रेंज में रहते हुए दिख सकता है, और इसी रेंज में यहाँ पे मार्केट भी कुछ समय के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन भी दिखा सकता है। तो ब्रॉडर रेंज हो सकती है 16,900 जैसे हमने लोअर साइड का रेंज बताया, और हायर साइड पे 17,300 इवन 17,400 तक ये एक रेंज में कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए मार्केट में देखने को मिल सकता है इस लो ट्रेजेक्टरी विक्स में। कंफर्टेबल पोजीशन पर है इंडिया विक्स, 6% की गिरावट जो कि काफी हद तक कुशन डेवलप कर रहा है। 15 से 16 तक इंडिया विक्स का होना इस वक्त बाजार के लिए पॉजिटिव साबित होगा। राजेश जी बताइए फिर इस पॉजिटिव सेंटिमेंट में क्या खरीदारी के आइडियाज होंगे? तो पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से, उसमें बीपीसीएल पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक में अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जो पिछले दिनों में हमने देखा है कि जो स्टॉक में एक तेजी बनी है, इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे जनवरी में उसको भी ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। तो ऑलमोस्ट ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो क्लियर डिस्प्ले करता है कि यहाँ पे एक सस्टेन्ड बाइंग बनी हुई है स्टॉक में। सिस्टम में देखें तो यहाँ पे इस सीरीज में लॉन्ग बिल्टअप भी यहाँ पे बीपीसीएल में डिस्प्ले होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है बीपीसीएल एक अच्छा बाय हो सकता है। यहाँ से 375-380 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बीपीसीएल बाय किया जा सकता है। 350 का स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो होगा एचएएल का। एचएएल में देखें तो एक रैली के बाद स्टॉक पे पिछले 5-7 दिनों में एक करेक्टिव मूव बना है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट लेके वापस से पुलबैक का ट्रेड यहां से बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक करेक्शन में ये अपॉर्चुनिटी है एचएएल को वापस बाय करने की। स्टॉक के ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे अवेलेबल है करेक्शन के बाद। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एचएएल हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 2750 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 2640 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जा सकता है। तीसरा स्टॉक होगा एचडीएफसी लाइफ का। देखें तो आज काफी इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक लोअर साइड से एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी लाइफ भी एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दिख रहा था, लेकिन आज के पुलबैक में स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक में 4-5 दिन के लोअर साइड पे कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आज बने हैं डेली चार्ट पे, हमें लगता है कि ये पुलबैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। एचडीएफसी लाइफ के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 500 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 470 के आसपास। राइट, एचडीएफसी लाइफ और साथ ही आपने इससे पहले जो दूसरा काउंटर लिया वो था एचएएल, क्योंकि फिर से अब जब तेजी पकड़ रही है मार्केट तो अच्छे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में तो अच्छी तेजी आती भी है, ठीक है। लेकिन इस बीच आज रिलायंस की तेजी, पूरी बड़ी हैवी लिफ्टिंग रिलायंस ने की है, और इसकी वजह भी है कि रिलायंस में 2 न्यूज आई, एक तो सीएलएसए की ब्रोकरेज रिपोर्ट और दूसरा विंडफॉल टैक्स में कटौती। तीसरी एक और न्यूज रिलायंस की, हालांकि स्टॉक मूविंग नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिलायंस की एक फाइनेंशियल आर्म है जियो फाइनेंशियल आर्म, और वो इंश्योरेंस बिजनेस में आने की बात कर रही है। ये इनफैक्ट ये न्यूज बाजार में बहुत पहले से है, और इसीलिए आपको याद होगा केवी कामत जी उस बोर्ड पर भी आए। अनुराग हम तक और डिटेल्स लेकर आए, एक बार डिटेल समझते हैं पहले। देखिए जो
फाइनेंशियल आर्म है जो डीमर्ज किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने के लिए तैयार हो रहा है। अभी हालांकि IRDA से अंतिम लाइसेंस नहीं मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंश्योरेंस कारोबार को शुरू करने के लिए, लेकिन हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो हायरिंग है, लोगों की भर्ती है इंश्योरेंस कारोबार के लिए, वो शुरू हो गई है। और इसमें जो PSU इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भर्ती की गई है बड़े पैमाने पे। और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा है कि KV कामत जो चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ICICI ग्रुप के बड़े नाम भी जो इंश्योरेंस कारोबार के अंदर ज्वाइन होंगे जियो फाइनेंशियल के, ICICI ग्रुप के बड़े नाम आने की संभावना है, ये हमें सूत्रों ने बताया। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 2 कंपनियों की शुरुआत करेगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल प्ले किया जाएगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने पहले ही कहा है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लैंडिंग होगा। तो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बड़ा चेंज जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमको आते हुए दिखेगा। और सरकार भी जो है वो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रही है, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा एक नीश इंश्योरेंस कंपनीज को भी बताया गया है नए इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। तो उसके बाद जो आने वाला वक्त है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। रेगुलेटर ने भी एम्बिशियस टारगेट सेट करे हुए। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो एंट्री है, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। और इसका जो पूरा प्लान है, जो रोड मैप है, वो अनवील किया जाएगा जो आने वाली AGM है उसके अंदर। और राइट, तो ये प्लान जल्दी अनवेल होगा और इस पर सारी डेवलपमेंट्स अब तक लाते रहे। इंश्योरेंस बिजनेस में घुसने के लिए जो प्रोसेसेस हैं उसमें शुरुआत हो चुकी है, हालांकि अभी तो लाइसेंस नहीं है, लेकिन हायरिंग जरूर शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और ये सब जानते हैं कि जब रिलायंस किसी बिजनेस में उतरता है तो एक प्राइस वॉर लेकर आता है। अब इंश्योरेंस बिजनेस में रिलायंस की सब्सिडरी जियो फाइनेंशियल आर्म्स लेकर आ रही है बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस में। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारे अपडेट्स हमें समझाने के लिए। लेकिन बाजार में जो आज की मूव है रिलायंस की इन स्पेसिफिक, वो क्या इन न्यूज बेस्ड ही है या फिर एक टेक्निकल रिबाउंड यहां पर भी है? राजेश एक बार बताएं, आज 3% की तेजी तो है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले तक तो जब निफ्टी पर सिर्फ 50-60 पॉइंट्स की बढ़त थी तो वो सारी रिलायंस की ही बढ़त थी। लेकिन इस रैली में अभी लेग्स कितनी है? क्या यहां से अब भी टेक्निकली साउंड दिख रहा है रिलायंस? तो प्रियंका जी देखें, अगर रिलायंस का चार्ट देखें, अगर हम लास्ट 1 साल का चार्ट देखें तो एग्जैक्टली रिलायंस ने जिस जगह से यहाँ पे सपोर्ट लिया है वो मार्च 2022 में जो लो बने थे, ऑलमोस्ट उसी लेवल से रिलायंस में वापस से पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो 2180 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अब रिलायंस के लिए। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, हमें लगता है पुलबैक यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। आज के सेटअप में भी देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। जिस तरीके से स्टॉक अब 2220 2240 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिख रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो ये पुलबैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 2300-2340 की तरफ। तो रिलायंस एक अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास से 2180 जो कि लास्ट ईयर के मार्च के लो थे, ऑलमोस्ट वहीं से इस मार्च में भी वापस लो बनते हुए दिखे हैं। तो हमें लगता है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 2180 का लो। अब यहाँ पे अगर उसके नीचे फिसलता है तो ही फर्दर यहाँ पे सेलिंग आएगी, अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ से एक पुलबैक का ट्रेड एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और हो सकता है 2340-2400 तक की भी यहाँ पे पुलबैक कंटिन्यू होते हुए दिखे टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो पुलबैक साइंस और 2340 तक के लेवल्स भी मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते होने जा रही है, उससे ठीक पहले रिलायंस में अपमूव्स के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं और बाजार में भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। इस पॉजिटिविटी में हमारे साथ अब शामिल हो रहे हैं संजीव भसीन जी भी। उनसे समझते हैं कि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टॉक्स हैं उनके रेडार पर। संजीव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। 17,130 यानी कि 17,100 के पार इस वक्त निफ्टी का आंकड़ा नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी के तो 12 के 12 शेयर्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। साइंस पॉजिटिविटी के हैं, कहां पर है आपकी नजर, कौन से स्टॉक आइडियाज लेकर आए हैं आप? हाँ गुड आफ्टरनून मानसी जी, पहले अपडेट दे दूं 38,900 पे आपको कहा था 40,500 जाएगा 40,500 और उस समय बहुत ज्यादा बेरिशनेस थी। अब देखिए 2 दिन में ही कंप्लीट हो गया है। इट इज 40,100, 41,000 की तैयारी कर लो बैंक निफ्टी की। Banks are the biggest gainers as more capital comes in and there is enough buffer because of this chaos by other banks.
और इंडियन बैंक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आपको अपडेट दे दूं, कोटक बैंक आपको 2-3 दिन से कह रहा हूं, कोटक बैंक जब निफ्टी 41,700 पे था तो 1720 का भाव था, और अब जब 40,000 पे 1715, तो अब 41,700 अगर जाएगा तो कोटक 1800 जाएगा। 1800 रुपए लिख के ले लेना। दूसरा, मेरा 2 दिन से आपको कह रहा था बी कॉन्ट्रेरियन एंड बाय रिलायंस, मौका नहीं मिलेगा। आज की सारी रैली रिलायंस की वजह से है। 2330 2340 का टारगेट की तैयारी कर लीजिए। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी संजीव जी बताइए। सबसे पहले लीजिए डीएलएफ, जो सबसे बढ़िया स्टॉक रहा है इन द लास्ट 1 वीक। केओस हैज बीन डीएलएफ। ये 8,000 करोड़ की सेल हुई है। वो कह रहे हैं इस साल 15,000 करोड़, इट्स अ रिकॉर्ड इन द कंपनीज बुक्स, 15,000 करोड़ की सेल होगी। यू कैन नॉट बिलीव। एंड दे आर सेलिंग प्रीमियम हाउसेज, मिनिमम 6 करोड़ की सेल है इन ऊपर है। तो डीएलएफ इज अ नो ब्रेनर। 365 और 67 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 350। मुझे डीएलएफ लीड करते हुए दिखता है। 400 का टारगेट दिखता है इस एक्सपायरी पे डीएलएफ का। दूसरा, मेरा फेवरेट शेयर पीएनबी, the best PSU to be bought at this price, 1/3 price to book, and the management is very very optimistic. तो 47 47.5 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 46, टारगेट ऑफ 53 फर्स्ट एंड देन 55। क्या है कोटक बैंक और रिलायंस पर अपडेट, और डीएलएफ और पंजाब नेशनल बैंक फ्रेश कॉल संजीव जी की तरफ से आती हुई। संजीव जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने स्टॉक आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बात तो सही कही आपने, रिलायंस जो है लीड कर रहा है इस वक्त, बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट वहीं से मिल रहा है, अच्छे रिपोर्ट्स, और इनफैक्ट डीएलएफ में भी हमने पिछले दिनों काफी सारे पॉजिटिव न्यूज आउटफ्लोज देखे हैं। लेकिन केमिकल प्लेस पर राजेश जी आज सुबह हमने विस्तार से बातचीत भी की, और केमिकल सेक्टर के लिए काफी सारे पॉजिटिव्स हैं। चाइना +1, यूरोप +1 को तो सेलिब्रेट किया ही जा रहा था, लेकिन अब केपेक्स अनाउंसमेंट था, सारी की सारी कंपनियां कर रही हैं और अग्रेसिवली केपेक्स अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, जो कि इस सेक्टर के लिए अच्छा साबित हो रहा है। इसी सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी अनुपम रसायन, इसे आप एक बार देखें, करीब 8 से 9% तक की तेजी इस वक्त भी नजर आ रही है। 8% स्पेशलिटी केमिकल स्पेस अनुपम रसायन के चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? 805 के स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनी है, और जिस तरीके का यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 775 के आसपास के, और अगर ये स्टॉप इसके ऊपर ही बना रहा तो हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 855 रुपए से 860 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉक में जो मूव बने हैं ऑलमोस्ट अब अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। आज की क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है। 805 रुपए के ऊपर अगर आज की क्लोज बनती है तो हमें लगता है इन कंटिन्यूटी ऑफ दिस ट्रेंड ये 855 860 की तरफ ये रैली को एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। तो बाय करने की सलाह है 775 के स्टॉप लॉस से। रसायन पर ये न्यूज रही। एक बार शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी देखते हैं। 3-3.5% की मूव है, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पर अपने कोर और नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज करने की बात है, जिसकी डेट भी आ चुकी है। स्टॉक आज भी रिएक्ट कर रहा है। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज भी इसमें मूव है। क्या ये मूव अभी कंटिन्यू रह सकती है कपिल? इसमें अभी भी एंट्री पॉइंट ढूंढे? यस, HCI का जो हम मोमेंटम देख रहे हैं तो पिछले 6-7 दिनों से काफी अच्छी मोमेंटम आई है। 123 से लगातार स्टॉक ऊपर में जा रहा है और अभी 136 के लेवल के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सारे मूविंग एवरेज जो थे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग थे, अभी उनका स्लोप पॉजिटिव की और भी झुक रहा है। सो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाई टाइम फ्रेम पे जब मैं इसका एनालिसिस करता हूं तो 136 करंट मार्केट प्राइस है, उसका इमीडिएट हर्डल हमें कुछ 148 के यहाँ पे नजर में आ रहा है। 136 अभी के लेवल पे आने के पहले 4 से 5 वीक का स्टॉक ने यहाँ पे बेस बनाया और बेस का हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें कंटिन्यू देखने मिल सकती है और ऊपर में 148 के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। तो SCI पर यहाँ पर एंट्री पॉइंट आपको ढूंढना चाहिए। ऊपर के लेवल्स पॉसिबल है। 126 से लगातार स्टॉक चल रहा है। और कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं जहां खबरें गर्म है? शरद हम तक रोज लेकर आते हैं सेगमेंट। आज समझ लेते हैं शरद के पास कौन से स्टॉक्स उनकी किटी में है। शरद बताएं। जी बिल्कुल, तो जो है एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते कि हमने 15 मार्च को हिकल के बारे में कहा था और यहाँ पे देखते हैं आज स्टॉक में भी तेजी आई है और हमने कहा था कि लार्ज ऑर्डर विन उनको मिल सकता है फार्मा और क्रॉप बिजनेस पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। इसके अलावा मार्च 16 को भी जो है हमने जी को कहा था कि वहाँ पे HNI
और DI इंस्टीट्यूशंस में बाइंग देखने मिली और आज भी इन स्टॉक्स में तेजी देखने मिली है। खैर, लेकिन आज जो है एनालिस्ट, डीलर्स और कम्युनिटी के साथ हमारी बातचीत हो रही है और आपके लिए गर्मा गर्म स्टॉक्स लाए हैं। सबसे पहला है ओमैक्स। हालांकि मार्केट कैप 1000 करोड़ का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे जाते हुए जल्दी डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो है प्लान अनाउंस हो सकता है और न्यू दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स जो है यहाँ पे एक्चुअली स्टेक ले सकते हैं कंपनी में इस फंड रेज में। इसके अलावा याद रखिए लगभग डेट जो है 850 करोड़ का कंपनी का है, तो ओमैक्स को जरूर फोकस में रखिएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा जुबिलिएंट इंग्रेविया और यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि HNI बाइंग देखने मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है। मल्टी ईयर जो लोज हो रही है तो उसका एक सपोर्ट लेवल आ रहा है 400 रुपये प्रति शेयर का और ये ट्रेडर्स कह रहे हैं। इसके अलावा जो है स्मार्ट मनी जो है बाइंग कर रही है डिप्स में, केमिकल स्पेस में, और ये जो बाइंग है लगातार पिछले 2 हफ्ते से ये ट्रेंड जो है हमें देखने मिल रही है। और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा इंडिया मार्ट इंटरमेश। यहाँ पे DI की जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स देखें तो 4 गुना उनकी 20 डे एवरेज पे आ गई है। और आज ही एलारा सिक्योरिटीज़ का भी जो है एक इंपॉर्टेंट नोट आया, इनिशिएट किया है, बाई रेटिंग के साथ लक्ष्य रखा है ऑलमोस्ट 5700 रुपीज़ पे। और आज के जो स्टॉक की मूवमेंट देखें तो सबसे ज़्यादा मूव देखने मिली है पिछले 21 हफ्तों में। मीनिंगफुल बाउंस बैक यहाँ पर नजर आया है। थैंक्स ये गरम स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो डीलिंग रूम चेक पे इस वक्त 3 स्टॉक्स, ओमैक्स, जुबिलिएंट इंग्रेविया और साथ ही इंडिया मार्ट इंटरमेश। लेकिन राजेश जी, सवाल मेरा जुबिलिएंट इंग्रेविया पर होगा। HNI बाइंग लगातार इसमें नजर आ रही है। मार्जिन सब पिछले तिमाही के नतीजों की अगर बात करें, साउंड सेट ऑफ नंबर्स तो देखने को मिले थे। इस वक्त अगर देखें कंपनी लगातार कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रही है और इसमें कामयाबी भी हासिल होती दिख रही है। जुबिलिएंट इंग्रेविया ऑलमोस्ट 1.5% के अप मूव आज के सत्र में यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तेजी पर क्या कोई बैठ लेना चाहेंगे? तो मानसी देखिए, स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक बियरिश जोन में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है और स्टॉक में देखें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके की इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में आज ये पहला ही एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिला इस करेक्शन के दौर में। अगर स्टॉक में यहाँ पे 430 435 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के एक साइन यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अभी इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, तो हमें यहाँ पे अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है इसको तो उनके लिए स्टॉप लॉस जरूर होगा, वो करीब होगा 396 का, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस जो रिवर्सल यहाँ पे आज के सेशन में बना है तो 396 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे बाय किया हुआ है तो। पोजीशन से बचे, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 396 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कपिल, SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर आज काफी चल गया, 8% की तेजी। खबर भी है NTPC से बड़े ऑर्डर की खबरें मिलती हुई दिखी है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और इसके ठीक बाद हमने स्टॉक में आज एक मूवमेंट देखी है करीब 7%। जो पिछले 1 महीने में नहीं चला वो स्टॉक आज के आज इतना बड़ा मूव दिखा रहा है। इतना चल गया है, एग्जिस्टिंग पोजिशन जिनकी है क्या एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे या फिर यहाँ नई पोजिशन के लिए भी चांसेस बनते हैं? यस, SW सोलर का पिछले टाइम्स हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 से लगातार एक नेगेटिव मोमेंटम नहीं चलता आ रहा है और पिछले 6-7 महीनों से एक बेस बनाया हुआ है उसने, और उसका बेस का जो ऊपरी स्तर है वो कहां ना कहां पे 340 के लेवल के यहाँ पे है। तो स्टॉक प्राइस अभी 320 के लेवल के यहाँ पे चल रहे हैं और रिसेंटली काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला हुआ है, लेकिन ऊपर के स्तर पे 330-340 के अराउंड काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो एग्जिस्टिंग ट्रेडर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाय का तो व्यू यहाँ पे नहीं बनेगा। फ्रेश बाय के लिए एक कंफर्टेबल जोन 300 के लेवल के यहाँ पे रहेगा, लेकिन 330 के से यहाँ से हमें अगर ऊपर में मोमेंटम देखने मिलती है तो 330 के अराउंड पे प्रॉफिट बुक करना इस स्टॉक में से ठीक रहेगा। ठीक है, और राइट, इसमें अभी आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन आज एक स्टॉक हम सुबह मॉर्निंग ट्रेड में डिस्कस भी कर रहे थे, अभिषेक जैन हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी यहाँ पर राय दे रहे थे। ये सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन है। तो यहाँ जो गेन्स हो रहे हैं 7% तक के, उनसे आप एक बार के लिए बुक कर लें प्रॉफिट, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। तो अभिषेक जैन आज सुबह पिरामिल एंटरप्राइज को रिकमेंड कर रहे थे और लगभग 4% की मूव है आज पिरामिल में भी। एक बार देख लेते हैं कि पिरामिल, राजेश से समझते हैं। राजेश, पिरामिल एंटरप्राइज जब से डीमर्ज होने के बाद 1000 रुपए के लेवल को टच हुआ था, उससे तो इसने अच्छा खासा प्रेशर देख लिया है। क्या आप ये टेक्निक ओवरसोल्ड हो गया था, अंडर ओन्ड हो गया था, जिसके वजह से अब इसमें एक बाउंस बैक आ रहा है? कैसे देख रहे हैं चार्ट चेक, बताएं इस पर।
तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पिरामल और पिरामल फार्मा दोनों ही स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे हमने एक सस्टेन्ड सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, और दोनों स्टॉक के स्ट्रक्चर भी देखें तो पिछले 3-4 महीनों में एक सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखे। जिस तरीके से पिरामल इंटरप्राइज का भी चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। आज का मूव के बाद हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक में फर्दर और यहाँ से बाइंग आती है और 700 के लेवल को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं एक अर्ली साइन होगा एक डाउन ट्रेंड के रिवर्सल का। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी होगी। 700 का लेवल क्रॉस करने के बाद थोड़ा यहाँ पे पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, बट एज ऑफ नाउ अवॉइड करने की सलाह है। यहाँ पे एट दिस मोमेंट यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके वीक ही है। ठीक है, ओके, अभी तो फिलहाल आप इसे रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं क्योंकि आज जितने भी एएमसी काउंटर्स हैं और इनफैक्ट एमएफ काउंटर्स भी, म्यूचुअल फंड काउंटर्स भी, वहां पर अच्छी मूव थी और दिन भर ये मूव सस्टेन्ड हुई है। एचडीएफसी एएमसी जैसे काउंटर्स हो, यूटीआई एएमसी जैसे काउंटर्स हो, क्या ये मूव अभी भी आगे सस्टेन कर सकते हैं कपिल, या एक बार के लिए इनमें प्रॉफिट बुक कर लें? तो हमने एक ब्रॉडर फिनेंशियल और निफ्टी फिनेंशियल का जो इंडेक्स है, तो उसके जो सब सेक्टर्स हैं, लेट्स से कि आपका निफ्टी प्राइवेट बैंक हो गया, पब्लिक बैंक हो गए, एनबीएफसीज हो गए, देन एक्सचेंजेस एंड एएमसीज हो गए, तो हमने पूरा एक सब सेक्टर का एनालिसिस किया होगा जहां पे हम देख पा रहे थे कि सबसे वीकेस्ट काउंटर जो रहे हुए हैं वो एएमसीज के और इंश्योरेंस कंपनीज के रहे हुए हैं। नो डाउट पिछले 1-2 दिन से हमें इंश्योरेंस में और एएमसीज कंपनीज में काफी अच्छा ऊपर की ओर मूव देखने मिल रहा है, लेकिन वो काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर होने के बाद में अभी हमें एक ऊपर की मूव देखने मिल रहा है। तो ये लेवल काफी प्री मेच्योर है टू फॉर्म अ पॉजिटिव व्यू ऑन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो मेरा लेट्स से मैं यूटीआई एएमसी में देखता हूं तो स्टॉक अभी 678 के यहाँ पे है, स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव में ही रहा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर में पुल बैक आता है तो 700 तक वो पुल बैक खत्म हो जाए ऐसे आसार लग रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जो नेगेटिव स्ट्रक्चर वाले जो सेक्टर्स रहे हुए हैं, सब सेक्टर्स रहे हुए हैं, वहां पे बाय करना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को मैं अवॉइड करूंगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, आप इसे अभी अवॉइड करेंगे। लेकिन एएमसी शेयरों में आज तेजी है किस लिए, क्या बड़ी वजह है, एक बार वो समझते हैं पहले। जी बिल्कुल, ये आप सबसे पहले फोकस में रहेगा जो डोमेस्टिक फंड हाउसेज है वो लिस्टेड एएमसी स्टॉक्स की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने स्टेक ली है, और देखा जाए तो यूटीआई एएमसी में पराग पारेख फंड ने जो है स्टेक ली है लगभग 0.9% का। लेकिन फरवरी मंथ में भी जो है म्यूचुअल फंड एक्शन देखी गई है, जहाँ पे एचडीएफसी एएमसी में लगभग 11.5 लाख शेयर जो है डोमेस्टिक फंड हाउसेज ने लिए हैं, और वहीं निप्पॉन इंडिया की बात करें तो वहाँ भी 1.5 लाख शेयर्स की बाइंग देखने मिली है। लेकिन इसका अहम रीज़न क्या है कि एएमसी स्टॉक्स इतने अट्रैक्टिव क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला रीज़न है, एनालिस्ट का मानना है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा लंबे अवधि के लिए जो देखा जाए म्यूचुअल फंड की टोटल एयूएम रेशियो है तो भारत का सिर्फ 16% और ग्लोबल 63% है। इसका मतलब आगे जाते हुए रनवे बहुत बड़ा रहेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। अभी इंडस्ट्री भी लगभग 13 से लेकर 16% का ग्रोथ का अनुमान है FY20 से FY24 का। और याद रखिए अहम ट्रिगर ऑफकोर्स डिजिटाइजेशन, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम रहने वाली है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो वैल्यूएशंस में भी करेक्शन आया है। एचडीएफसी एएमसी एकमात्र एएमसी स्टॉक है जिसका वैल्यूएशन 20 के ऊपर है, ऑलमोस्ट 23 टाइम्स FY24 पी रेशियो है, और बाकी एएमसी स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन जो है 20 के नीचे आ चुके हैं। इसके अलावा जो है 2022 के हाई से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द एएमसी स्टॉक्स लगभग 26 से लेकर 40% का गिरावट देखने मिला है। तो हमने ट्रिगर्स की बात की, हमने वैल्यूएशंस करेक्शंस की बात की, लेकिन कुछ नियर टर्म कंसर्न ज़रूर हैं जिसको एड्रेस किया जाएगा। और एएमसी स्टॉक्स में जो 4 अहम ट्रिगर्स हैं जो नियर टर्म कंसर्न है वो इंक्लूड करते हैं आपके ओवरऑल कह सकते हैं इंक्रीजिंग कंपटीशन, प्राइसिंग जो यील्ड होती है, यील्ड में भी एक प्रेशर देखने मिल सकती है, एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ रही है उस पर भी लेके जो है एएमसी स्टॉक्स पे थोड़ी प्रेशर रह सकती है। और आखिर में बात करेंगे रिटेल पार्टिसिपेशन, ज़रूर वॉलेटिलिटी के कारण जो एसआईपी स्टॉपेजेस होता है वो 27 मंथ हाई लेवल्स पे है। तो ये सारे नियर टर्म कंसर्न्स हैं। ओके, घरेलू फंड ने एएमसी स्टॉक्स में खरीदारी किया। निवेशकों की बढ़ोतरी के चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं इन तमाम एएमसी स्टॉक्स में आज एक्शन दिख रहा है। यूटीआई एएमसी पर तो आज भी खबर आई है और एचडीएफसी एएमसी पर भी हमने इसी हफ्ते खबर भी देखी थी। यहाँ पर क्लियरली बाइंग के साइंस नजर आते हैं। लेकिन शरद, शुक्रिया ये सारे डिटेल्स हमें देने के लिए। लेकिन टेक्निकली चार्ट चेक अगर देखें तो फिर एएमसी स्टॉक्स को इस वक्त सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में क्या करना चाहिए राजेश जी? आज हम देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, MGL,
इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें भी आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं आईजीएल के स्टॉक में, अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें, प्राइस हाइक का इम्पैक्ट अगर देखें, क्लियरली वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर तो आया था, लेकिन अब लग रहा है कि इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे कम होते हुए भी दिख रहे हैं। और ग्लोबल प्राइसेस का एक कनेक्ट है गैस प्राइसेस का, जो कि क्लियरली डोमेस्टिक मार्केट में भी इन कंपनियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आईजीएल के स्टॉक में करीब 3-3.5% की तेजी है। आज क्लियरली बिल्ड अप मूव्स बिल्ड होते हुए नजर आए हैं। दिन की शुरुआत से इन स्टॉक से नजर नहीं हट रही थी। डेफिनेटली आज दोनों ही स्टॉक को अगर हम देखें, आईजीएल एमजीएल दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा एक्शन ओपनिंग के बाद से बना है। आईजीएल के अगर हम सेटअप को देखें तो यहाँ पे स्टॉक में आज के मूव के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 445 446 के आसपास। तो हमें लगता है कि ये अगर मूव एक्सटेंड होता है 445 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो नेक्स्ट इसका टारगेट बन सकता है करीब 465 470 की तरफ भी। बट अगर जिन्होंने बहुत लोअर साइड पे लिया हुआ है तो उनके लिए सलाह ये होगी थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट जरूर यहाँ पे बुक करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 420 के आसपास से स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और अब ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है, और पार्शियल पोजीशन को कैरी करें। अगर 445 का ब्रेकआउट यहाँ हो जाता है तो इसमें 460-65 तक की जगह बनते हुए दिख सकती है। वही एमजीएल में अगर हम देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में 1010 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा, और देन फिर इसमें भी रैली एक्सटेंड होके 1050 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो एमजीएल में अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। 975 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है 1010 के ऊपर, वो लेवल अगर क्रॉस होता है तो 1040-50 के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। कपिल, वैसे तो ऑयल प्राइस अभी स्टेबलाइज होते दिख रहे हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 71 से 72 तक के लेवल्स भी देखे हैं। दिसंबर 2021 के लेवल्स जो नजर आए थे उतनी गिरावट दिख चुकी है, और क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज भारतीय बाजार के लिए पेंट सेक्टर हो गए, सीमेंट सेक्टर हो गए, टायर सेक्टर हो गए। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर्स एक बार देखें और आप बताइए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सीमेंट प्लेस में अल्ट्राटेक सीमेंट या मिड कैप सीमेंट प्लेस में भी अच्छा एक्शन है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में क्या कोई खरीदारी के मौके, कैश में भी बढ़त है, और इस वक्त करीब 1.5-2% की तेजी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। सीमेंट सेक्टर का हम देखते हैं तो अल्ट्राटेक का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली काफी अच्छा रहा हुआ है, और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द मार्केट और उसके जो पीयर्स सेक्टर से उसके कंपेयर में भी काफी अच्छा रहा हुआ है। लेकिन अभी स्टॉक के जो 7050 के लेवल थे वहां से कंटिन्यूसली हमें ऊपर की अपसाइड मोमेंटम देखने आ रही है, और अभी 7350 के लेवल पे चल रहा है। वीकली चार्ट पे उसके रेजिस्टेंस जो है हमें 7250 के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशंस पे हम देख रहे हैं तो पिछले 6-7 दिनों से एक वो रेंज में ही चल रहा है, तो इसका जो ब्रेकआउट हमें देखने मिलना चाहिए। सो 7350 के ऊपर का हमको सस्टेनेबिलिटी देखने मिलती है तो माइल्ड अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है, और उसका नेक्स्ट बेस्ट लेवल कुछ 7700 की यहाँ पे स्टॉक का एक और बढ़ोतरी हमें देखने मिल सकती है। तो साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू है 7350 के सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव रुख बनेगा 7700 तक के लिए। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट को हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि सीमेंट स्पेस वीक नहीं हुआ, भले ही बाजार में और स्पेसेस में आपको वीकनेस दिखी हो, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट वीक नहीं हुआ था। ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बाजार Q4 के नंबर्स को भी देख रहा होगा, और फर्स्ट 3 क्वार्टर्स तक ये सीमेंट स्पेस के कई सारे मैनेजमेंट से भी बात की थी कि वहां तक पहले 3 क्वार्टर्स में दबाव रह सकता है, यानी ये मायने रखना चाहिए कि चौथे क्वार्टर में शायद इनके मार्जिन्स ईज आउट हो सकते हैं, और उसका बाजार में आप रिएक्शन भी सीमेंट स्टॉक्स की चाल पर देख रहे हैं क्लियरली। लेकिन आज और कल, भले ही आज मुंबई में, कल दिल्ली में बारिश हुई हो, या अनसीजनल रेन्स है, बेमौसम की बारिश हुई है, और इससे देश के कई हिस्सों में फसलों को नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। प्रकाश प्रियदर्शी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की है। एक बार व्यू समझने की कोशिश करते हैं कि फसलों को किस तरह का अगर नुकसान होता है तो कैसे मुआवजे दिए जा सकते हैं। एक बार ये खास कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं। सर, कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई है जिसकी वजह से जो गेहूं की फसल है उस पर नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आप राज्यों के संपर्क में हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स मंगाई हैं? स्वाभाविक रूप से कृषि के समक्ष हमेशा चुनौतियां बनी रहती हैं। बेमौसम बरसात अभी हुई है, उससे भी निश्चित रूप से फसलों को नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार राज्य सरकारों के संपर्क में है,
राज्य सरकारें उसका सर्वेक्षण करा रही हैं और राज्य सरकार को नुकसान की भरपाई करना है तो राज्य सरकार करेंगी, आवश्यकता लगेगी तो केंद्र को मेमोरेंडम भेजेगी। तो केंद्र हमेशा राज्यों के साथ हमेशा किसानों की मदद के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो किसानों के साथ खड़े होने की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि मॉनसून को लेकर पहले से कंसर्न बने हुए हैं कि क्या इस बार बिलो द एवरेज मॉनसून हो सकता है, नीनो का खतरा होगा, और उसके ऊपर से इस तरह से अनसीजनल रेन्स अगर फसल को नुकसान पहुंचाती है तो इन्फ्लेशन का क्या होगा, वॉच आउट करना होगा ऐसा। लेकिन अब इस वक्त के BTST आइडियाज, कैरी फॉरवर्ड आइडियाज भी समझ लेते हैं, 3.25 के ऊपर हो गए हैं। क्या राजेश इस वक्त लॉन्ग बेट्स लेके जानी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या हैं आपके? जी प्रियंका जी, लॉन्ग बैट्स के लिए कैरी करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा पुल बैक यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो पहला स्टॉक होगा SRF का। स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है और आज के मूव के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है SRF में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। करंट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 2300 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 2400 तक आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंडिया मार्ट का। काफी स्ट्रांग प्राइस एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला विद वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट आज क्लोजिंग बेसिस पे करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 5050 के स्टॉप लॉस से इंडिया मार्ट को भी बाय किया जा सकता है। अपसाइड में इसके टारगेट जो आ सकते हैं करीब 5200-5250 तक की अपसाइड कंटिन्यूटी में आते हुए देखने को मिल सकती है। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ABB का। ABB में भी देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव है। आज का मूव जो बना है ये अपने कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे रीगेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ आज के सेशन में ABB में बनी है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 3550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ABB बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा करीब 3360 के आसपास। चलिए BTST ट्रेड यहाँ पर राजेश जी की तरफ से आते हुए, कपिल आपसे भी आपके BTST ट्रेड्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले ऑटो सेक्टर पर एक बार आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि कल है गुड़ी पाड़वा और गुड़ी पाड़वा से ठीक पहले ऑटो सेक्टर पर फोकस आ भी जाता है और पिछले ऑटो सेल्स के डेटा को अगर देखें, इन पर्टिकुलर टू व्हीलर सेगमेंट पर फोकस होता है और टू व्हीलर में 3 स्टॉक्स, बजाज ऑटो, TVS मोटर, आयशर मोटर्स, ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ऑटो सेल्स के फिगर्स डाउन ट्रेंड दिखा रहे थे। मंथ ऑन मंथ भी बजाज ऑटो और साथ ही आयशर मोटर्स में गिरावट हमने देखी, लेकिन ये पहला फेस्टिवल सीजन कह सकते हैं इस वक्त अगर आप देखें मार्च महीने की शुरुआत में, और मार्च महीने के ऑटो सेल्स को सपोर्ट अगर मिलता हुआ दिखेगा तो इस सीजन के बाद मिल सकता है। क्या राय होगी ऑटो सेल्स इन पर्टिकुलर टू व्हीलर इन स्टॉक्स पर? यस, जैसे कि मैंने अपने पिक्स में एक बजाज ऑटो का नाम ऑलरेडी दर्ज किया हुआ था कि वो हमारा एक चुनिंदा स्टॉक है, तो इसके पीछे रेशनल वही रहा हुआ है कि बजाज ऑटो, लेट्स से कि हम उसकी मार्केट की रिलेटिव स्ट्रेंथ को एनालिसिस करते हैं तो मार्केट अभी के जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आया हुआ है, लेट्स से कि 1 दिसंबर को मार्केट का हाई कुछ 18,800 था और अभी मार्केट ने 16,800 का जो लो बनाया, 2000 पॉइंट का मार्केट का डिक्लाइनिंग मोमेंटम आया हुआ है, जहां पे मार्केट 10% से नीचे आया हुआ है। तो मार्केट का 10% डिक्लाइनिंग के दौरान ये स्टॉक ने 3% की बढ़ोतरी दर्ज की हुई है। तो ये काफी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हम उसको बोल सकते हैं। और जैसे कि हमने इसके डेटा भी देखे हुए थे, जब भी ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है तो कहां न कहां पे 25-30% के बाद में उसका करेक्शन खत्म हो जाता है। तो वो करेक्शन खत्म करके अभी ये स्टॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूं, उसके मूविंग एवरेज की पोजीशनिंग देखता हूं तो स्टॉक डेली चार्ट में भी उसने हाई राई हाई लो की सीक्वेंस बना के रखी हुई है और टेक्निकली 3,900 का इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बनता है, लेकिन जैसे ही इसका स्ट्रक्चर बना है जब वहां पे मेरा मानना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में ब्रेकआउट कर सकता है और ऊपर में तुरंत से हमें 4,100 की मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो बजाज ऑटो पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू ही है 3,800 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में 4,100 तक की मोमेंटम हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। BTST ट्रेड्स भी बताएं कपिल आपके। BTST स्टॉक्स में एक तो ABB जो राजेश जी ने बताया हुआ था काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, तो उस पर ऑफकोर्स हम ट्रेड कर सकते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। और उसके साथ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक या फिर कैपिटल गुड्स काफी टाइम से पॉजिटिव मोमेंटम में हमें देखने मिल रहा है। तो मैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक से ही स्टॉक का चुनाव कर रहा हूँ, BHEL का, बेल का, जो कि अभी 75.90 के लेवल पे चल रहा है। काफी अच्छा मूव बनाया हुआ था उसने, 66 से ऑल द वे 78 तक मूव किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक नीचे में रिट्रेस किया हुआ है, लेकिन फिर से उसके ऊपर की स्ट्रेंथ
हमें देखने मिल रही है। तो BTST के लिए BHEL स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है 75.85 पे। तो वहां पे इसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे 74.80, तो ₹1 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में इसके जो इमीडिएट टारगेट्स हमें देखने मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ पे एक 78, 79 तक का मूव हमें देखने मिल सकता है। BTST ना हो, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें देखने मिल सकती है, जो आने वाले 2-3 दिनों के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है। तो बीच आपको यहाँ पसंद आता है, ये आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स पे ध्यान जरूर रखें, जो हमारे एक्सपर्ट्स की वेल रिसर्च्ड कॉल्स होती हैं। जाते आते कुछ और स्टॉक्स पे पूछ लेते हैं कि वहां पर क्या करना चाहिए। अब आज हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स, चाहे HDFC लाइफ हो, इसमें अच्छी मूव थी। क्या ये एक और ये स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं राजेश, ये वीक नहीं हुए हैं, इनमें अभी भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बनता है? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए शो की शुरुआत में HDFC लाइफ पे तो हमने ऑलरेडी बाय रिकमेंडेशन दिया और हमें लगता है इसमें 500 रुपए तक के अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक बड़े करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक में रिवर्सल यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ पे व्यू बुलिश ही रखेंगे HDFC लाइफ पे और 500 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो ICICI प्रूडेंशियल में भी एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में ओपनिंग के बाद देखने को मिला था। हालांकि अगर देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुआ है हायर साइड पे, बट हमें लगता है जिस तरीके के मूव ICICI प्रू में भी बने, यहाँ पे भी एक अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अगर ये स्टॉक 409 रुपए के ऊपर सस्टेन रहेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 430 के आसपास आते हुए दिख सकता है। ठीक है, HDFC लाइफ पर ये व्यू रहा। और ठीक कह रहे हैं आप, जितने भी AMCs और इंश्योरेंस काउंटर्स हैं उनमें मूव है, लेकिन यही सवाल था कि कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए मूव या फिर बुक कर लें एक बार के लिए। लेकिन मिड कैप स्पेस में भी कुछ और काउंटर्स देखते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क में आज अच्छे खासी तेजी है, कई दिनों के बाद 2-2.5% की मूव है और अब कुछ दिनों में 1-2 दिन पहले भी इसमें मूव थी। कपिल, क्या ये भी काफी समय की अंडर परफॉर्मेंस झेल चुका है? क्या यहाँ पे एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स भी हैं? बेसिकली जिस स्टॉक का स्ट्रक्चर नेगेटिव में रहा हो काफी टाइम से और जो स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के नीचे में सस्टेन करता हो, तो वो स्टॉक को मैं नॉर्मली इग्नोर करता हूं। भले ही एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव में मिस करूंगा, लेकिन उस स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो वो जो क्वालिटी है, वो जो सेटअप है, मैं वो अभी जुबिलेंट फूड में नहीं देख पा रहा हूँ। नो डाउट पिछले 2 दिनों से अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल रही है, लेकिन टेक्निकली हम इस पर्टिकुलर चीजों को डेड कैट बाउंस की तरह ही से ही देखते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो अगेन वो एक 460 के यहाँ पे फ्रिजल आउट हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है। लेकिन बाय द सेम टाइम मिड कैप में से अगर हम फिर से ऑटो स्टॉक का कोई स्टॉक मुझे देखना हो, तो बॉश का एक स्टॉक है जो काफी अच्छा मूव देखने मिल रहा है और काफी बेहतरीन रिलेटिव स्ट्रेंथ रही हुई है। तो ऑफकोर्स रेदर देन द जुबिलेंट फूड सेक्टर काफी अलग है, लेकिन बॉश के स्टॉक को मैं अभी एज अ BTST ट्रेड में मान सकता हूं। मिड कैप कैटेगरी में बॉश पसंद आता है कपिल को। चलिए, बाजार में इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स अगर देखेंगे, FMCG और IT तो लुढ़क गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा मूव और निजी बैंक क्षेत्र में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है। हीट मैप को भी अगर देखेंगे, HDFC लाइफ और रिलायंस लीड कर रहे हैं, लेकिन राजेश जी इसके अलावा बजाज ट्विंस में भी आज दिन की शुरुआत से सपोर्ट बाजार को ये दोनों ही स्टॉक्स दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ऑलमोस्ट 1.5 से 3%, बजाज फाइनेंस 3% की बढ़त दिखाते हुए, वहीं फिनसर्व में करीब 2% की तेजी है। नहीं मानसी जी, अभी अवॉइड करना चाहिए। दोनों स्टॉक के स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुके हैं और काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। ये एक छोटा मोटा पुल बैक जरूर बना है, लेकिन अभी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक के स्ट्रक्चर काफी वीक है। जब तक बजाज फाइनेंस में 5850 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, अभी हम यहाँ पे इसको बाय करने की सलाह नहीं देंगे। सेम वे बजाज फिनसर्व में भी अगर हम बात करें तो 1320 इसके लिए मेजर हर्डल है। जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं होता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही होगी। ना हो आज के इस मूव में अवॉइड कीजिए बजाज ट्विंस को, ये राय राजेश जी की तरफ से। कपिल, यहाँ पर मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स तो कल से ही चल रहे थे, लेकिन इस वक्त ज्वेलरी काउंटर्स में भी एक शाइन है। टाइटन का स्टॉक देखिए अच्छी मजबूती के बीच कामकाज करते हुए आज एक्शन यहाँ पर है, और मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इन स्टॉक्स पर राय क्या होगी? टाइटन का स्टॉक को पिछले काफी दिनों से हम देखते हैं तो अगेन वो एक रेंज में ही हमें देखने मिल रहा है। ऊपर में 2525 का एक ऊपरी स्तर रहा हुआ है, जहां से 2 से 3 बार मार्केट ने नीचे में रिएक्ट किया हुआ है, और नीचे में 2300 के, तो कुल मिला के 200 से 225 पॉइंट की उसकी एक रेंज बनी हुई है। आज स्टॉक काफी अच्छा मूव किया है, 2% से यहाँ पे मोमेंटम हमें अपवर्ड देखने मिली हुई है, लेकिन इस 2% अपसाइड के मोमेंटम से वो ऊपरी स्तर पे आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव ट्रेंड लेते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, और ऊपर से वो अपने एक रेशियंस बैंड में आ चुका है। तो
सेलिंग प्रेशर नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स बाय का व्यू यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही चल रहा है। क्या तो कोई बाय का व्यू नहीं, पोजीशंस है उसे इंटैक्ट रखी जा सकती है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक्शन दिखा रहे हैं, फिर प्राइस और वॉल्यूम दोनों में इंक्रीज नजर आ रहा है, उन स्टॉक्स का जिक्र करते हैं। और इस लिस्ट में आरती ड्रग्स का स्टॉक सबसे सामने आता हुआ, करीब 6% की तेजी आरती ड्रग्स के काउंटर में इस वक्त राजेश जी नजर आ रही है। 387 के स्तरों पर, यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर अच्छा एक्शन दिखाने के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली भी इस वक्त देख रहा है, लेकिन 6% की अपूंस तो देख चुका है आज। जी हाँ, तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है कल के सेशन में और आज के सेशन में वापस फॉलो अप बाइंग एक्शन बनी है। स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, तो काफी बड़े करेक्शन के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुलबैक यहाँ पे जरूर बना है। हमें लगता है कि जिनके पास पोजीशन है कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, हमें लगता है कि ये थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है यहाँ से पुलबैक। करंट लेवल से अब स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 374 के आसपास का, और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते हैं तो इसका जो टारगेट बन सकता है वो करीब 405 408 की तरफ बनते हुए दिख सकता है, वहां पे प्रॉफिट जरूर बुक करें। ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई आरती ड्रग्स में एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्या करना है, न्यू पोजीशंस के लिए भी किस तरह की रणनीति बनानी है, ये हमें बताया राजेश जी ने। कपिल, एक बार बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स देखें। वैसे तो बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन हम देख भी रहे हैं और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस भी है। बीओआई के चार्ट्स में से क्या कोई पॉजिटिविटी, यहाँ से करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर भी? बैंक ऑफ इंडिया का मैं अभी देखता हूं तो पिछले 105 रुपए से ऑन ब्रॉडर चार्ट स्टॉक प्राइस करेक्ट होते होते 70 पे आ गया था, और 70 लेवल का जो इसने प्रीवियस बॉटम बनाया था तो वहां पे उसके एक रेंज में चल रहा है। स्टॉक का 73 के लेवल पे चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हमें कुछ अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर पीयर स्टॉक, जैसे कि हमें कैनरा बैंक में अच्छी सी मोमेंटम, क्लियर कट चार्ट है, क्लियर कट मोमेंटम है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी अच्छी मोमेंटम है, तो उसके कंपेयर में बैंक ऑफ इंडिया में इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं देखने मिल रही है। और ऊपर से 73.6 पे अभी चल भी रहा है, और इसके पहले के 1-2 दिन का हाई उसका 75 के यहाँ पे बना था, और कल के दिन पे हमें काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी, तो वो अपने रेजिस्टेंस लेवल से वो रिएक्ट कर रहा है। तो पीएसयू बैंक्स में अगर फोकस करना होता है तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट इज अ फाइन बैट, बट बैंक ऑफ इंडिया में इतनी अच्छी क्लैरिटी अभी नहीं है। इंडेक्स मेजर्स की मजबूती के बीच आइए, क्लोजिंग कैसी हो रही है समझते हैं। प्रियंका, व्हाट डू यू? बिल्कुल, देखिए आज आप अच्छी क्लोजिंग हो रही है, ये तो फॉर श्योर है। 17,100 के ऊपर हो रहे हैं आप क्लोज, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन भी था और ये बात हो रही थी कि 1750 से अगर ऊपर क्लोज होती है निफ्टी इंडेक्स, तो यानी यहाँ पर थोड़ी एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट कल भी पॉसिबल है। आज कोई बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग नहीं आया, लेकिन बैंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग आया। सो ये जो एक जो आपको लॉन्ग बिल्टअप होते हुए यहाँ से दिख रहे हैं, थोड़ा सेंटिमेंट चेंज होता हुआ दिख रहा है, बैंक्स में रनअप वापस आता दिख रहा है, उससे लग रहा है कि शायद कल भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि फेड की आज से 2 दिन की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसको देखते हुए सेंटिमेंट पॉजिटिव हुए भी हैं। आज गेनर्स कौन से रहे निफ्टी के पहले गेनर्स, अगर 5 गेनर्स की बात करें तो रिलायंस डिड अ हेवी लिफ्टिंग टुडे, लगभग 2.25% की तेजी दिन भर रही। तेजी में ही रिलायंस रहा, और उसके बाद क्लोज होते होते ये तेजी बढ़कर लगभग 2.25% की बढ़ी है। 2 बड़े रीजन थे, सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट और दूसरा विंडफॉल टैक्स में कटौती, ये 2 रीजन रहे। और आपने देखा कि रिलायंस ने दिन भर इंडेक्स को संभाला भी और तेजी भी दी। एचडीएफसी लाइफ दूसरे काउंटर्स थे इनफैक्ट, और बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में बजाज फिनसर्व ये आज पॉजिटिव थे। बजाज ग्रुप का दूसरा काउंटर बजाज ऑटो पॉजिटिव, हालांकि सरप्राइज है गुड़ी पाड़वा की वजह से भी एक बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन बात ये भी आ रही है कि शायद वहाँ रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखी है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इफेक्ट। और पूरे 2 व्हीलर स्पेस में पिछले आप 2 हफ्ते से देख रहे हैं, अगर पूरा ऑटो पैक ना चल रहा, एटलीस्ट 2 व्हीलर तो चल रहा है, यहाँ पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, इन स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव है। इनफैक्ट आप एफएनओ में भी देखें तो वहाँ पर भी आपको एमएफएसएल जैसे काउंटर्स, गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स में बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर, तो बैंक्स आए वापस, साथ में फाइनेंसर्स आए। गोल्ड ऑलरेडी सेफ हेवन जो तेजी दिखा रहा है, टाइटन तो पिछले कितने दिनों से तेज था, उसके चलते आप देख रहे हैं गोल्ड फाइनेंसर्स में भी आपको मूव देखने को मिल रही है। गैस काउंटर्स, नेचुरल गैस काउंटर्स में आईजीएल, एमजीएल, इनमें तेजी थी। हालांकि गेल का जो आप नेगेटिव मूवमेंट देख रहे हैं वो डिविडेंड एडजस्टमेंट है, लेकिन अदरवाइज आप गैस काउंटर्स देखें तो वहां पर तेजी है। लूजर्स कहाँ है? गेल जिस तरह कि हमने कहा लूजर था। इसके मिड कैप स्पेस की हम बात करें, एफएनओ स्पेस की हम बात कर रहे हैं। जीएमआर इंफ्रा में आपको आज प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिखी, एलटीटीएस में प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन निफ्टी में कहाँ पर लूजर्स थे? निफ्टी में आप जिन स्पेसेस में थोड़ा डिफेंसिव बट बाजार ढूंढ रहा था, एचयूएल जैसे काउंटर्स नेगेटिव हुए आज। टेक महिंद्रा में आपको बड़ी लंबी चाल के बाद इनफैक्ट टेक महिंद्रा में आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और इनफैक्ट आज फर्स्ट हाफ में जो इंडेक्स को थोड़ा वीक किया भी था तो आईटी काउंटर्स ही थे, विद
विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इनसे ही एक वीकनेस शुरू हुई और टेक महिंद्रा तो टॉप लूजर के तौर पर बंद होते जा रहा है। डिविस लैब में भी आपको प्रॉफिट बुक होते हुए दिखे, तो बाजार में थोड़ी सी डिफेंसिव मोड था, उससे बाजार निकल के अब आपको अग्रेसिव बेट्स लाइक बैंक्स दिख रही हैं, ऑटो कम बैक कर रहे हैं, इनमें मूव दिख रही है और साथ ही फाइनेंस काउंटर्स वापस आ रहे हैं, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि आज हरे निशान में आप लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी पर देख रहे हैं। सेंसेक्स 450 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ बंद हो रहा है और ये बुलिश बेट्स की बात हो रही है। 1750 के ऊपर यानी आप कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेड्स की बात अब कर सकते हैं, वो ऊपर एक कंफर्टेबल जोन के ऊपर बंद हो रहा है। लेकिन बड़े फिगर्स आएंगे यूएस मार्केट से आज और कल, 2 दिन फेड की बैठक है, देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, कपिल, आपने सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।